कहानी का नाम बेनाम रिश्ता। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था। आंखों में नींद की जगह बस बेचैनी थी। नींद और ख्याल की जद्दोजहद में मैं मन को शांत करने के लिए घर की छत पर जा पहुंचा। अगस्त का महीना था। पूर्णिमा की रात थी। कुछ समझ नहीं आया तो पूरे चांद को ही निहारने लगा। चांद को कुछ लम्हे निहारने के बाद एकाएक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। हमारे घर से महज 100 या 125 फुट की दूरी पर था वो घर। वो घर दूसरी गली में था। उस घर के पास ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी और फिर चांद की रोशनी भी थी। मैं उस घर की बालकनी और छत को अच्छे से देख पा रहा था, और देख पा रहा था उस घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की को। वो भी चांद को देख रही थी। मेरी नज़र कुछ देर के लिए उसी लड़की पर ठहर गई। वो लगातार चांद को देख रही थी, और मैं ना चाहते हुए भी उसी को देखे जा रहा था। तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद उसने अपने हाथ से अपने बालों को संवारा, जैसे किसी नाटक की स्टेज से पर्दा उठता है। ठीक उसी तरह हौले हौले उसके चेहरे का दीदार हुआ। चांद की रोशनी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं उसे अच्छी तरह से देख पा रहा था। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट होने का ये भी एक फायदा है। मैं भी अब बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ को रखा और इधर उधर नजरें घुमाने लगी। मैं उसको एकटक देखे जा रहा था। अचानक हम दोनों की नजरें एक दूसरे से पहली बार मिली। कुछ पल के लिए हम एक दूसरे को देखते रहे। बस उस रात को एक ही बात समझ आई कि मैं ही अकेला नहीं जाग रहा था, कोई और भी था जो जाग रहा था। उस धुंधली मुलाकात का मंजर कुछ अजीब था। वो लड़की अब बालकनी से जा चुकी थी, और अब मैं भी अब वापस अपने कमरे में आ चुका था। लेकिन बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था। लेकिन ख्यालों की उधेड़-बुन में कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह बमुश्किल से आंख खुल रही थी। मैं अनमने ढंग से जाग के बैठता ही जा रहा था कि तभी मेरी छोटी बहन तृषा चाय लेके आई। मुझे चाय का कप हाथ में देते हुए बोली, जल्दी से चाय पियो और मुझे कॉलेज छोड़ के आओ। जल्दी से तैयार हो जाओ भैया। मैं उसको हैरानी से देखा, और फिर अनमने ढंग से चाय का कप उठाया और वापस छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर सबसे पहले उसी घर की तरफ देखा जहां रात में मैंने एक लड़की को देखा था, पर अभी वहां कोई भी नहीं था। मैं चाय की हर चुस्की के साथ उसी घर को देख रहा था। अब तक चाय भी खत्म हो चुकी थी, पर वहां कोई नहीं आया। मैं पलट कर चलने लगा। फिर सोचा कि एक बार और उस घर की तरफ देख लूं। व्याकुल मन से फिर उस घर की तरफ देखा। इस बार वो रात वाली लड़की छत पर थी। वो छज्जे पर आकर अपने बाल सुखा रही थी, और उसको देखकर मैं वैसे ही खुश हो रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं उसे रात की तरह धुंधला धुंधला नहीं, साफ साफ देख रहा था। कुछ वक्त बाद फिर हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। लेकिन इस बार जैसे ही हम दोनों की नजरें मिली, मैंने अपना चाय का कप उसकी तरफ करके चाय पीने का इशारा किया। मगर मेरा चाय के लिए इशारा करना उसको पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह बनाया और नजरें घुमाकर बाईं ओर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत किया, और उससे वापस नजरें मिलने तक का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद फिर उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने बाएं हाथ से अपना कान पकड़कर सॉरी बोला। अब वो एकटक मुझे देख रही थी। मैंने फिर अपने वो दोनों कान पकड़कर माफी मांगी। इस बार वो होठों के किनारों से हल्की सी मुस्कुरा दी और हाथ से कप लेने का इशारा कर दिया। मैंने कुछ और बात कह पाता, तभी तृषा ने फिर आवाज दी, भैया कल नहीं आज ही चलना है। इतने में तो 2 बार चाय खत्म हो जाती। मैंने अनमने ढंग से उस लड़की की तरफ हाथ हिलाकर बाय बोला। उसने भी जवाब में हाथ हिला दिया। तृषा को कॉलेज तक ले जाने और कॉलेज से घर वापस आने तक मेरी नज़रों में अभी भी उसी लड़की का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। रात के 2 बजे से लेकर अभी दोपहर के 12 बजे तक वो लड़की सैकड़ों बार मेरे सामने होठों से हल्की मुस्कुराहट बिखेरती नजर आती रही। अब तो हर रोज का यही नियम बन गया। हम दोनों वक्त बेवक्त अपनी अपनी छतों पर नजर आ जाते। लगभग 1 महीना तो हो गया था, लेकिन हम इशारों इशारों में ही बात करते थे। ना तो उसे और ना ही मुझे उसका नाम पता था। और नाम पता चलता भी कैसे, मैं उसका नाम खुद उसके लबों से सुनना चाहता था। आज भी सुबह सुबह मैं छत पे खड़ा उसे निहार रहा था। वो भी मुझे एकटक देखती रही, फिर अचानक मुझसे नीचे जाने का इशारा किया। मैंने हाथ हिलाकर पूछना भी चाहा कि क्यों, पर उसकी सादगी पे मैं हार गया। इस बार उसने जितनी भावुकता से आग्रह किया, मैं फिर कोई सवाल नहीं कर पाया।
मैं अपने घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट बाद एक 14-15 साल की लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली, कल सुबह 8 बजे दीदी ने आपको नैना झील के किनारे महादेव मंदिर में बुलाया है। उन्होंने बोला है कि आप उन्हें झील के किनारे पर ही मिल जाना। मैंने उस लड़की से पूछा कि कौन सी दीदी। वो पलटकर चलने लगी और बोली, वही जिन्हें आप रोज अपनी छत से देखते हैं। मेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी थी, मैं आज भी बयां नहीं कर सकता। मैं उस दिन उस लड़की का संदेश सुनकर दौड़कर वापस अपनी छत पर गया। मैं उससे कुछ इशारा करता, इससे पहले वो पलट के चल दी। फिर एकाएक उसने पलट के मुझे देखा, अपने चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लाते हुए मुझसे बाय कहकर नीचे चली गई। मैं बहुत खुश था। कल मैं उसको बहुत करीब से देखने वाला था। आज की रात भी बड़ी अजीब थी। उसे कल सुबह देखने की खुशी कह रही थी कि जल्दी सो जाऊं, पर एक उसका ख्याल था जो कि बार बार नींद को कोसों दूर छोड़ आता था। मगर जैसे तैसे किसी तरह मैं सो गया। सुबह जल्दी जाग गया, तैयार हुआ और नैना झील के किनारे पहुंच गया। मैं तय वक्त से 30-40 मिनट पहले पहुंच गया, पर वहां पहुंचने के बाद एक विडंबना थी। झील के दोनों तरफ महादेव का मंदिर था और मैं पैदल ही गया था। पुल से दूसरी तरफ जाने में 20-25 मिनट लगते। पुल थोड़ी सी दूरी पर ही भी था। ये वक्त और भी कम हो जाता अगर मुझे तैरना आता होता, लेकिन मुझे तो पानी में जाने से भी डर लगता था। मैं झील के उस पार महादेव के मंदिर को देख ही रहा था कि तभी मंदिर से जरा सी दूरी पर मैंने देखा कि नीले सूट में वही छत वाली लड़की खड़ी है। मैं बिना कुछ सोचे भागता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा। हाँफते हाँफते मैं उस लड़की के पास पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती से ये दूर से दिखने में उस जैसी लग रही थी, लेकिन असल में ये वो लड़की थी ही नहीं। उस पार पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हाथ में पूजा की थाल लिए हल्के गुलाबी सूट में वही आ खड़ी थी। एक बार ही दौड़ने में थक चुका था और फिर से दौड़ते हुए उस पार गया। वो झील को निशब्द निहार रही थी। मैं उसके पास पहुंच के वहीं बैठ गया। मेरी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। उसने मुझे देखा और मेरी हालत देखकर एक मीठी शिकायत करते हुए बोली, वक्त से 20 मिनट देर से आए हो, अब तो मेरे जाने का भी वक्त हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं कोई रेस बस एक कदम की दूरी से हार गया। मैंने उसको पूरी बात बता दी। वो खिलखिलाकर हंस दी। मैं उसको एकटक देखता रहा। उसका मुस्कुराना, उसका थोड़ी देर पहले का झूठा गुस्सा, वो इन दोनों अदाओं में मुझे बहुत प्यारी लगी। अचानक मेरी तरफ हाथ करते हुए बोली, क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं हुआ बोल के उससे उसका नाम पूछा। वो बोली, अंबिका। मैंने जवाब में कहा, बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं सही समझ रहा था तो अंबिका भी माँ पार्वती को कहा जाता है। ये भी माँ पार्वती का ही नाम था। उसने फिर मेरा नाम पूछा। मैंने उसको अपना नाम बताया। अब हम दोनों अनजान नहीं थे। हम एक दूसरे का नाम जानते थे। हम दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे से बतियाते रहे। ना चाहते हुए भी अब विदा लेने का वक्त आ गया था। हम अनमने ढंग से एक दूसरे से बाय कह रहे थे। हम लोग अब हर सोमवार को झील के किनारे मिलते थे, खूब बातें करते, अपनी खुशी अपना दर्द बांटते। जब भी कठिन परिस्थितियों में होती तो मैं निश्चल मन से उसकी मदद करता, और बदले में उसने भी मुश्किल वक्त में मेरी बखूबी मदद की। लेकिन ना हम दोस्त थे और ना ही कुछ और। और जो भी था, इस रिश्ते से हम खुश आज की तरह। तब हर घर में फोन नहीं था, लेकिन हम दोनों के घर में टेलीफोन था। जब भी मुझे यहाँ से मिलना होता, तब हम अपनी गली के एक छोटे बच्चों को एक चॉकलेट के बहाने अपनी खैर खबर भेजते रहते। उसकी लिखी दर्जनों चिट्ठियां मेरे एक सूटकेस में जमा थी। अंबिका से जुड़ी हर चीज को मैं सहेज कर रखना चाहता था, और मैंने रखा भी था। मगर जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन कहाँ रुका करती हैं। उस दिन पहली बार अंबिका ने मुझे फोन किया और उसी झील के किनारे मिलने बुलाया। मैं आवाज से समझ गया था कि उसका गला रूंधा हुआ था, किसी बात को लेकर उलझन में थी। मगर ये सब उसने मिलने के बाद ही साफ होता। मैं नैना झील के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। वो आई, मेरे पास बैठ गई। चेहरे पर शून्यता थी, आंखों में फिक्र, और उसे देखकर लग रहा था कि होठों पर कभी ना टूटने वाली चुप्पी घर कर गई है। अंबिका को ऐसे देखकर मैं अंदर से बेचैन था। मुझे वो मुस्कुराती हुई खुशमिजाज ही अच्छी लगती थी। अजीब रिश्ता था वो। किसी उलझन को लेकर उदास थी और मैं उसे देखकर उदास था। कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले एक गहरी खामोशी होती है। आज के उसके होठों पर भी वही वैसी ही चुप्पी थी। आज मेरे कंधे पर अंबिका अपना सिर रखे कुछ देर खामोश रही। फिर बोली, अगले महीने की 13 तारीख को मेरी शादी है। तुम्हें बस यही बताने आई थी। मेरे सभी अंदाजे गलत साबित हुए।
अब अंबिका के हिस्से की उदासी मेरे हिस्से में आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर मेरा कुछ टूट गया था। अंबिका मेरे कंधे पर सर रख के थोड़ा रो ली। कहीं मुझे शक ना हो इसलिए पकड़ कर चलने लगी। फिर रुककर बाय कहकर बोली, ख्याल रखना अपना। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम भी अपना ख्याल रखना। हम दोनों की आंखों में अनंत आंसू थे, फिर भी एक दूसरे से छुपाना चाह रहे थे। उस दिन के बाद भी हम हर सोमवार को वहीं झील के किनारे मिलते, साथ हंसते, साथ में रो लेते और फिर आगे की जिंदगी में दोबारा यूं ही मुस्कुराकर एक दूसरे से मिलने के वादे करते। अक्सर उसकी सवालिया नजरें मुझसे वक्त बेवक्त इस रिश्ते का नाम पूछा करती थी। जवाब उसकी आंखों में भी था और मेरे दिल में भी। लेकिन ये रिश्ता सुकून भरा था। अब हम जब भी मिलते तब एक दूसरे से विदा लेते वक्त बिछड़ने का एहसास होता था, जो लफ्जों में कभी बयान नहीं हो सकती थी। उस तकलीफ से हम रोज रूबरू होते थे। जिस दिन से अंबिका ने मुझे अपनी शादी की बात बताई थी, उस दिन से मेरी आंखों में एक उदासी ठहर गई। बेवजह आंखों में नमी रहती थी। आज 13 तारीख थी, अंबिका की शादी का दिन। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस करना भी भूल गया था। हर वक्त 13 तारीख का इंतजार रहता था। उसके लिए मैं खुश भी था और दूर कहीं मन में किसी कोने में रोज कुछ ना कुछ छूटकर बिखर जाता था। उसकी शादी में उसे क्या तोहफा दूं और तोहफा ले भी आऊं तो उस तक पहुंचेगा कैसे। इसी कश्मकश में आंखों से कुछ आंसू ठरक ही आए। मैं बाजार गया, वहां से सबसे अच्छी चूड़ियों का डब्बा और एक अंगूठी ले आया। मुझे नहीं पता था कि ये कभी उस तक पहुंचेगी भी या नहीं, लेकिन मैं ले आया। यूं तो अंबिका ने कई बार मुझसे कहा था कि मेरी शादी में जरूर आना, मगर कैसे जाता। आज तृषा भी कॉलेज नहीं गई। मेरे पास आई, मेरे सर पे माँ की तरह हाथ फिराते हुए बोली, भैया सब ठीक तो है ना, कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने तृषा को सोफे पे बिठाया, उसकी गोदी में अपना सर रख के सोफे पे लेटते हुए कहा, सब ठीक है छुटकी, बस थोड़ा सर दुख रहा है। तृषा मेरा सर दबाती रही। मैं न जाने कब उसकी गोद में सो गया। आज तृषा में मैंने अपनी माँ की एक झलक देखी थी। जब मेरी आँख खुली तब शाम के 7 बज रहे थे। मैं नहाने चला गया, मन को थोड़ा शांत करना चाहता था। शाम के 8 बज रहे थे। मैं अपनी छत से अंबिका का घर देख रहा था। रंग बिरंगी लाइटों से सजा घर, और उस घर की छत पर आज अंबिका को छोड़कर बहुत से चेहरे दिख रहे थे। मैं अपने घर की बालकनी पर खड़ा खड़ा खुद से एक कभी ना खत्म होने वाली जंग लड़ रहा था। मैंने अचानक देखा कि 3 लड़कियां मेरे घर की तरफ आ रही थी। बीच में वो वाली लड़की भी थी जो अक्सर अंबिका का संदेश लेकर आया करती थी। वो तीनों मुझे अपने साथ ही लेने आई थी। मैंने उनके साथ चल पड़ा। उन तीनों ने मुझे एक कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और सब एक साथ बोली, अंबिका ने बुलाया है आप। मैं चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अंबिका ने मुझे कमरे में अंदर बुला लिया। उस कमरे में अंबिका की बड़ी दीदी, उसकी भाभी और वो और मैं, हम चारों ही लोग कमरे के अंदर मौजूद थे। आज अंबिका बड़ा की खूबसूरत लग रही थी। शादी के जोड़े में वो परियों की रानी लग रही थी। मैंने सबसे हाय हेलो किया और अंबिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंबिका मुझे और मैं अंबिका को निशब्द निहारता रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक उठते। उससे पहले ही मैंने उसके हाथ में चूड़ियों का डिब्बा थमा दिया। उसी डिब्बे में वो अंगूठी भी रख दी थी। मैंने अंबिका से कहा, परी लग रही हो तुम अपनी दुनिया में हमेशा खुश रहो। जहां भी रहो और जिस हाल में भी रहो, अपने होठों पे सदा मुस्कुराहट हमेशा सजाए रखना। तुम मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो। मैं पलट के चलने लगा तो उसकी दीदी और भाभी ने मुझसे पूछा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, क्या लगती है वो तुम्हारी। दोनों के सवाल सुनकर मैं पास ही पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। एक पल को खामोशी छा गई उस कमरे में। फिर अचानक अंबिका मेरी तरफ बढ़ी, मुझे कुर्सी से खड़ा करके कस के मेरे गले लग गई। फिर भाभी और दीदी को जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं बताती हूँ मेरा इनसे क्या रिश्ता है। अंबिका ने जैसे ही अपने लब खोले, मैंने अपनी उंगली उसके लब पर रख दी। फिर अंबिका का हाथ उसकी दीदी के हाथ में थमा के बोला, दीदी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते बेनाम ही अच्छे लगते हैं। मैंने अंबिका को फिर आखिरी बार कस के गले लगाया, अपने कुछ आंसू उसके माथे पे और उसके कुछ आंसू अपने सीने पे लेके इस बेनाम रिश्ते की खुशबू लिए मैं कमरे से बाहर आ गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।